नमस्कार दोस्तों, भारत के वीर की इस यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे मोहम्मद गोरी की मौत के बाद उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। हमने देखा कि कैसे पूरब में बख्तियार खिलजी ने ज्ञान के मंदिरों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन बंगाल के सेन राजाओं ने प्रतिरोध की मशाल जलाए रखी। हमने ये भी देखा कि कैसे दिल्ली के सिंहासन पर ऐबक के बाद एक और गुलाम इल्तुतमिश काबिज हुआ। वो एक चतुर और शक्तिशाली सुल्तान था, जिसने न सिर्फ राजपुताना की आज़ादी की ज्वाला को दबाने की भरपूर कोशिश की, बल्कि अपनी सूझबूझ से हिंदुस्तान को चंगेज खान के मंगोल तूफान के महाविनाश से भी बचा लिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत साम्राज्य में बदल दिया था। ऐसा लगने लगा था कि अब तुर्क शासन की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के साथ ही दिल्ली का तख्त एक बार फिर अनिश्चितता के भंवर में फंस गया, और इसी भंवर के बीच से एक ऐसी शख्सियत उभर कर सामने आई जैसी हिंदुस्तान के इतिहास ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी शख्सियत जिसने साबित कर दिया कि वीरता और काबिलियत किसी लिंग की मोहताज नहीं होती। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे भारत की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान की, और हम देखेंगे कि कैसे जब दिल्ली का दरबार साजिशों और बगावतों में उलझा हुआ था, तब राजपूताना के वीर एक बार फिर अपनी खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के लिए उठ खड़े हुए थे। ये कहानी है रज़िया सुल्तान की और राजपूताना के नए प्रतिरोध की। सुल्तान इल्तुतमिश एक दूरदर्शी शासक था। वो जानता था कि उसके बेटे शासन करने के काबिल नहीं हैं। वे ऐशो आराम में डूबे हुए थे और उनमें एक विशाल साम्राज्य को संभालने की ना तो योग्यता थी और ना ही इच्छा शक्ति। लेकिन उसकी एक बेटी थी जिसे उसने बेटों की तरह पाला था। उसे युद्ध कला, रणनीति और प्रशासन, हर चीज की बेहतरीन तालीम दी थी। उसका नाम था रज़िया। इल्तुतमिश ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला लिया जो 13वीं सदी के पुरुष प्रधान समाज में किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने अयोग्य बेटों को दरकिनार कर अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब उसके दरबारियों ने इस पर सवाल उठाया तो सुल्तान ने कहा, मेरे बेटे सल्तनत का भार उठाने के काबिल नहीं हैं। मेरी मौत के बाद तुम सब देखोगे कि मेरी बेटी रज़िया उन सबसे बेहतर शासक साबित होगी। लेकिन इल्तुतमिश की मौत के बाद दरबार के शक्तिशाली तुर्क अमीरों ने, जिन्हें चालीसा या तुर्कान चहलगानी यानी 40 का समूह कहा जाता था, सुल्तान की आखिरी इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें एक औरत के हुक्म के नीचे काम करना मंजूर नहीं था। उन्होंने इल्तुतमिश के सबसे बड़े जीवित बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को, जो एक कमजोर और विलासी राजकुमार था, को तख्त पर बिठा दिया। रुकनुद्दीन के सुल्तान बनते ही दिल्ली में अराजकता फैल गई। असली सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी, जो एक क्रूर और महत्वाकांक्षी महिला थी। उसने अपने विरोधियों को बेरहमी से मरवाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे साम्राज्य में विद्रोह की आग भड़क उठी। इस अराजकता के बीच रज़िया ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो जानती थी कि चालीसा के अमीर उसे कभी सुल्तान नहीं बनने देंगे, इसलिए उसने सीधे दिल्ली की जनता से इंसाफ मांगा। एक जुमे की नमाज के वक्त वो लाल कपड़े पहनकर, जो उस समय इंसाफ मांगने का प्रतीक था, जामा मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उसने दिल्ली के लोगों को अपने पिता की आखिरी इच्छा की याद दिलाई और उन्हें शाह तुर्कान के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ललकारा। दिल्ली की जनता, जो शाह तुर्कान के अत्याचारों से तंग आ चुकी थी, अपनी राजकुमारी के साथ खड़ी हो गई। भीड़ ने महल पर धावा बोल दिया, शाह तुर्कान को कैद कर लिया और रुकनुद्दीन को गद्दी से उतार दिया। और इस तरह दिल्ली की जनता के समर्थन से रज़िया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठी। ये भारतीय इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी।
रजिया सिर्फ नाम की सुल्तान नहीं थी, उसने साबित कर दिया कि वो हर लिहाज से एक काबिल शासक है। उसने औरतों का लिबास और पर्दा त्याग दिया। वो मर्दों की तरह क़ुबा और कुलह पहनकर खुले दरबार में बैठती, फैसले सुनाती और हाथियों पर सवार होकर अपनी सेना का नेतृत्व करती। उसने अपने नाम के सिक्के ढलवाए, जिन पर लिखा था स्तंभे निस्वान यानी नारियों का स्तंभ और मलिका ए जमान यानी युग की रानी। उसने इल्तुतमिश की नीतियों को आगे बढ़ाया, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया, व्यापार को बढ़ावा दिया और साम्राज्य में शांति स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसके अपने ही अमीर थे। चालीसा के तुर्क सरदार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक औरत उन पर हुकूमत करे। वे लगातार उसके खिलाफ साजिशें रचते रहे। रजिया ने उनकी ताकत को तोड़ने के लिए एक चतुर चाल चली। उसने तुर्क अमीरों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए गैर तुर्क लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करना शुरू किया। इसी क्रम में उसने एक अबिसीनियाई यानी इथियोपियाई गुलाम जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर यानी शाही अस्तबल के प्रमुख के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। ये तुर्क अमीरों के लिए आखिरी तिनका था। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और रजिया के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। उन्होंने रजिया और याकूत के बीच अवैध संबंधों की झूठी अफवाहें फैला दी ताकि जनता की नजर में सुल्तान की इज्जत को गिराया जा सके। जल्द ही इन साजिशों ने एक खुली बगावत का रूप ले लिया। लाहौर और भटिंडा के गवर्नरों ने विद्रोह कर दिया। रजिया अपनी सेना लेकर इन विद्रोहों को कुचलने के लिए निकली, लेकिन भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया ने एक साजिश के तहत याकूत की हत्या करवा दी और रजिया को बंदी बना लिया। दिल्ली में साजिशी अमीरों ने रजिया के भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह को नया सुल्तान घोषित कर दिया। ऐसा लगा कि रजिया की कहानी खत्म हो गई है। लेकिन रजिया हार मानने वालों में से नहीं थी। कैद में रहते हुए भी उसने अपनी आखिरी और सबसे साहसिक राजनीतिक चाल चली। उसने अपने दुश्मन, जिसने उसे कैद किया था, मलिक अल्तूनिया से शादी कर ली। अल्तूनिया भी जानता था कि दिल्ली के अमीरों ने उसे धोखा दिया है और उसे सत्ता में कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने रजिया का साथ देने का फैसला किया। रजिया और अल्तूनिया ने एक नई सेना खड़ी की और दिल्ली पर चढ़ाई कर दी ताकि खोए हुए तख्त को वापस हासिल किया जा सके। लेकिन किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। वे बहराम शाह की सेना से हार गए। अक्टूबर 1240 में जब वे युद्ध के मैदान से भाग रहे थे तो हरियाणा के कैथल के पास कुछ डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी हत्या कर दी। इस तरह सिर्फ 3.5 साल की शासन के बाद भारत की पहली और आखिरी महिला सुल्तान का दुखद अंत हो गया। रजिया एक महान शासक बनने की हर काबिलियत रखती थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका लिंग था, जिसे उस दौर का समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जिस समय दिल्ली का दरबार रजिया और चालीसा के अमीरों की साजिशों में जल रहा था, उस समय राजपूताना के वीर चुप नहीं बैठे थे। इल्तुतमिश की मौत और उसके बाद फैली अराजकता ने उन्हें अपनी आजादी फिर से हासिल करने का एक सुनहरा मौका दे दिया था। रणथंभौर के चौहान, जो इल्तुतमिश के सामने झुक गए थे, तुरंत विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने किले से तुर्क सेना को खदेड़ दिया और एक बार फिर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो जल्द ही पूरे राजपूताना में फैलने वाली थी। मेवाड़ के गुहिल शासकों, जालौर के चौहानों और बुंदेलखंड के चंदेलों ने भी दिल्ली की कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने सल्तनत के सीमावर्ती इलाकों पर हमले शुरू कर दिए और अपने कई खोए हुए किले और शहर वापस जीत लिए। ये एक स्पष्ट संदेश था कि राजपूत हारे जरूर थे, लेकिन उनका जज्बा अभी मरा नहीं था। वे बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। रजिया की मौत के बाद दिल्ली सल्तनत पर चालीसा का पूरी तरह से कब्जा हो गया। वे असली किंग मेकर बन गए।
उन्होंने अगले कुछ सालों तक बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद जैसे कमजोर और अयोग्य सुल्तानों को तख्त पर बिठाया और उतारा, जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। लेकिन इसी चालीसा के बीच एक ऐसा अमीर था जो दूसरों से ज्यादा चतुर, ज्यादा क्रूर और ज्यादा महत्वाकांक्षी था। उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। 1246 में उसने इल्तुतमिश के एक और पोते नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनवाया, जो एक सीधा साधा और धर्मपरायण इंसान था। नसीरुद्दीन नाम का सुल्तान था, लेकिन असली सत्ता बलबन के हाथों में थी, जो उसके नायब यानी डिप्टी के रूप में काम कर रहा था। अगले 20 सालों तक बलबन ने पर्दे के पीछे से सल्तनत पर हुकूमत की, अपने दुश्मनों को एक एक करके खत्म किया और अपनी ताकत को बेहिसाब बढ़ा लिया। वो एक नए और ज्यादा बेरहम दौर की तैयारी कर रहा था। रजिया सुल्तान की कहानी एक ऐसी वीरांगना की कहानी है जो अपने समय से बहुत आगे थी। उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था, लेकिन उसका औरत होना ही उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गया। उसकी दुखद मौत ने दिल्ली सल्तनत को एक गहरे संकट में धकेल दिया, और इसी संकट ने भारत के वीरों को, खासकर राजपूताना के शेरों को, एक बार फिर से अपनी आजादी के लिए लड़ने का मौका दिया। रणथंभौर में जली प्रतिरोध की चिंगारी ये बता रही थी कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे 20 साल तक पर्दे के पीछे से हुकूमत करने के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता है। हम जानेंगे उसकी क्रूर लौह और रक्त की नीति के बारे में, जिसने उसने चालीसा के घमंड को चकनाचूर कर दिया और सुल्तान की ताकत को फिर से स्थापित किया। हम देखेंगे कि कैसे उसने मंगोलों के नए हमलों का सामना किया, और राजपूताना में हम उस महानायक के जन्म और उदय की कहानी शुरू करेंगे, जिसका नाम सुनते ही दिल्ली के सुल्तानों की नींद उड़ जाती थी। रणथंभौर का अजेय योद्धा हम्मीर देव चौहान। जानने के लिए देखिए भारत के वीर का अगला एपिसोड। अगर आप भारत के इन महानायकों की सच्ची और अनसुनी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।